दोस्तों, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी CDS PYQ सीरीज़ के सेकंड लेक्चर में, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो हमारा 2025 का सितंबर के मंथ में जो CDS का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, उसके जितने भी हमारे ज्योग्राफी के सब्जेक्ट के PYQs होंगे उनको आज हम एनालाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो डूरंड लाइन के बारे में पूछ रखा है कि डूरंड लाइन है वो कौन से दो जो हम कंट्रीज़ हैं उसको सेपरेट करता है। तो देखिए, इसकी एक ट्रिक है जो हम याद रख सकते हैं, जैसे कि डूरंड हमें दूर रहना है। किससे दूर रहना है? अफ़गानिस्तान से। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तालिबान जो आज ग्रुप चल रहा है वो क्या है, एक अच्छा ग्रुप नहीं है, ठीक है। इसलिए हमें किससे दूर रहना है? अफ़गानिस्तान से दूर रहना है। या फिर हम इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो जब अफ़गान वार हुई थी ना, एंग्लो अफ़गान वार हुई थी, तो उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स हैं वो अफ़गानिस्तान से क्या हो गए थे, डिफीट, मतलब अफ़गानिस्तान वालों ने उसको हरा दिया था, नहीं जीत पाए थे। तो उन्होंने ने एक डूरंड लाइन बना दी कि भाई दूर रहना है हमें अफ़गानिस्तान वालों से। तो अभी अगर हम रिसेंट का देखें तो ये जो लाइन है वो किसको सेपरेट करती है? अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को। देखिए, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को ये डूरंड लाइन है वो सेपरेट कर रही है। ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो चेनाब रिवर का। अगेन अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं, जो हमने लास्ट क्लास की थी उसमें हमने सलाल डैम के बारे में क्वेश्चन देखा था, जो कि मैंने बताया था आप सबको कि ये जो क्वेश्चन था वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट जो 2025 का सेकंड एग्जाम हुआ है जो सितंबर के मंथ में हुआ, उसमें फिर से क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन इस बार क्या है कि एक डैम और ऐड कर दिया, बगलिहार डैम के बारे में। तो चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखो, आपको अपने एंड से भी वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस हैं उनको देखना है, पढ़ना है, समझना है, फिर अपने जो आप अपना खुद का आंसर अराइव करोगे उसको मार्क करना। उसके बाद मेरा जो आंसर है जो हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे उस आंसर को आप चेक करना। ओके, तो इससे क्या होगा, आपका डबल रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, और आप याद भी रख पाओगे, क्योंकि माइंड है वो जब हम कोई गलत चीज़ कर देते हैं ना तो उसको बहुत ज़्यादा याद रखता है, मतलब वो हमारी मेमोरी में बिल्कुल फिट हो जाता है। तो आपकी मेमोरी में भी ये चीज़ फिट हो जाएगी कि ये जो क्वेश्चन है ये हमने गलत किया था। अब इससे अगर हम टॉपिक उठाए तो कौन सा उठा सकते हैं? डैम्स का। डैम है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हमने कौन सी रिवर पर कौन सा डैम है वो बनाया है, तो ये आपको देखना है। और भी चलिए इसको डिस्कस करते हैं तब तक हम। देखिए, जो हमारी पहली स्टेटमेंट है उसमें क्या गिवन है कि जो सलाल और बगलिहार डैम है वो चिनाब रिवर पर है। हाँ जी, सलाल का तो हमें पता है, बगलिहार जो डैम है वो भी हमारा चिनाब रिवर पर ही है अगेन। ओके, सेकंड स्टेटमेंट है कि जो बगलिहार डैम की जो हाइट है वो हमारी जो सलाल डैम है उसकी हाइट से ज़्यादा है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी ज़्यादा है। अब देखिए, जो ये थर्ड स्टेटमेंट है इसमें ऑर्गेनाइजेशंस दी गई हैं कि जो सलाल डैम है उसको कौन ऑपरेट करता है और बगलिहार डैम है उसको कौन ऑपरेट करता है। तो इसमें क्या किया गया है, फ्लिप कर दी गई हैं दोनों की स्टेटमेंट, ठीक है, फ्लिप हो गया है। फ्लिप कैसे हो गया है कि जो सलाल डैम है वो NHPC जो लिमिटेड है वो ऑपरेट कर रही है, और जो हमारा बगलिहार डैम है वो जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है वो इसको ऑपरेट कर रही है। ओके, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, बाकी 1 and 2 स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर। इसमें देखिए सेम एक्सप्लेनेशन है कि बगलिहार डैम उसकी हाइट 143 है, बाकी जो हमारा सलाल डैम है उसकी हाइट 113 है, और NHPC इसको क्या कर रही है, ऑपरेट कर रही है। थर्ड जो स्टेटमेंट है वहाँ पर क्या हो रही है, स्टेटमेंट्स स्वैप हो रही हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अल्काट्राज के बारे में है, ठीक है। अगेन देखो, अल्काट्राज के बारे में 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं कि एक डिफेंस फोर्ट रहा है आइलैंड ऑफ अमेरिका, जो अमेरिकन्स है उनके लिए प्रिजन भी रही है अगेन अमेरिका के लिए, और एक ऑक्यूपाइड बाय ए ग्रुप ऑफ नेटिव अमेरिकन स्टूडेंट्स नोन एज इंडियंस ऑफ ऑल ट्राइब्स। जी हाँ, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स हैं हमारी बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देख लेते हैं। देखो 1850 का ये हमने देख लिया कि भाई अमेरिका के लिए प्रिजन वाला हो गया, ठीक है। ये अभी इंडियंस ऑफ ऑल ट्राइब है उसके लिए भी ये बन चुका है हार्बर। ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाता है हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो सिटी दी गई है, लेक दी गई है, उसमें पूछा है कि नोट करेक्टली मैच्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये जो वर्ड्स हैं करेक्टली मैच, नोट करेक्टली मैच, सबसे पहला हमारा स्टेप होगा इन वर्ड्स को ही करेक्टली पढ़ना। तो इसमें सिटी दी गई है और लेक दी गई है, हमें देखना है कि कौन सी जो सिटी है वो लेक से मैच नहीं होती। तो देखिए जो बफेलो है वो एरी पर ही है, एरी जो लेक है हमारी कहाँ पर है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो एरी लेक है वो कहाँ पर लोकेटेड है, ये आपको बताना है मैप में देखकर। आपके लिए क्या हो गया, होमवर्क। ओके,
नेक्स्ट देखो, ये बिल्कुल सही है, बफेलो जो सिटी है वो एरी लेक पर ही है। बट देखिए डेट्रियोइट जो सिटी है ये सुपीरियर लेक पर ना होकर हमारी डेट्रियोइट लेक पर ही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी। बाकी जो मिलवॉक है वो मिशिगन रिवर पर है और टोरंटो है वो ओंटारियो। ओके, ये देख लीजिए, यहाँ पर ये सेम एक्सप्लेनेशन गिवन है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगेन लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। आप देख सकते हैं कितना बेसिक क्वेश्चन है, इसीलिए अपने बेसिक्स है ना वो बिल्कुल क्लियर करके चलने हैं। बेसिक्स बिल्कुल क्लियर करके चलने हैं, तभी आप एडवांस तक पहुंच पाओगे। ठीक है, जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, आजकल अगर आपने ट्रेंड देखा हो ना यूपीएससी का, तो वो बेसिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप कर रही है बेसिक से। जैसे जो 2024 का सीएससी का हुआ था ना, उसमें भी आपने देखा होगा कितने बेसिक से ही क्वेश्चन पूछे गए थे। और अभी यूपीएससी का ट्रेंड यही है कि वो बेसिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस है वो पुटअप कर रही है। तो आपको अपने बेसिक्स है वो बिल्कुल क्लियर रखनी है। ओके, चलिए देख लेते हैं। देखो जो टू सक्सेसिव लैटिट्यूड्स क्या होते हैं भाई, देखो जो पैरेलल लाइंस बनी होती है ना, ये जैसे देखो ये लैटिट्यूड्स है हमारी, पैरेलल लाइंस जो बनी होती है ना, हमने ग्लोब पर जो इमेजिनरी लाइंस बनाई होती है, ये लैटिट्यूड्स होती है हमारी। ओके, ये क्या होती है? लैटिट्यूड्स। अब इनके बारे में पूछा है, देख लेते हैं क्या पूछा है कि डिस्टेंस जो है उनमें चेंज होता है स्लाइटली। जी हाँ, बिल्कुल आप देख सकते हैं, देखो जो डिस्टेंस है वो स्लाइटली चेंज हो रहा है इनके बीच में, लैटिट्यूड्स के बीच में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है कि जो लैटिट्यूड हम ड्रॉ करते हैं, अगर मान लो इसने सपोज कर लिया कि 1 डिग्री पे हमने एक लैटिट्यूड को ड्रॉ किया, तो इस टाइप से हम टोटल 179 लैटिट्यूड्स को ड्रॉ कर सकते हैं। एग्जैक्टली करेक्ट है ये। देखिए कैसे, देखो एक तो ये तरीका है कि जैसे 90 डिग्री होता है ना, अगर हम 1 डिग्री पर एक पैरेलल बनाते हैं तो कितनी टोटल पैरेलल लाइंस हो गई हमारी? 90 हो गई, इंक्लूडिंग जब पोल। ठीक है, इंक्लूडिंग द पोल। फिर इधर से देखो, इधर भी हम 90 डिग्री है तो 90 पैरेलल्स यहाँ हो गई, तो टोटल कितनी हो गई हमारी? 180 हो गई। साथ में एक इक्वेटर होगी तो टोटल कितनी होगी? प्लस एक इक्वेटर की हो गई, तो टोटल कितनी हो गई हमारी? 181। उसमें से जो पोल्स की है ना वो अगर हम डिडक्ट कर देंगे तो 179 पैरेलल्स है वो बन सकती हैं। और इसका हम एक अदर वे में भी इसको समझ सकते हैं, एक दूसरा वे भी है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं एक दूसरे वे में। तो देखिए क्वेश्चंस है ना बहुत ध्यान से पढ़ने हमने, और जो कंसेप्ट है जहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, वो कंसेप्ट आप अपने एक पेन पेपर लेके बैठिए, उस पर आपको नोट डाउन करना है कि कौन सा ऐसा कंसेप्ट है हमारा जो बहुत बार रिपीट हो रहा है, जो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, पीवाईक्यू सीरीज़ का यही एक बेनिफिट रहेगा आपके लिए कि आपको थीम पता चल जाएगी। ये थीम आप आसानी से एनालाइज कर पाएंगे इस पीवाईक्यू सीरीज़ के एंड तक आते आते, और बीच में ही आपको ऑलमोस्ट पता लग जाएगा। तो सबसे पहले हमने ज्योग्राफी सब्जेक्ट उठाया, उसके बाद हम जो भी नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा उसको करेंगे। ऐसे ही करके जीएस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबको कवर करेंगे। ठीक है, इंग्लिश के भी पीवाईक्यू सोल्व करेंगे हम यहाँ पर सारे। ओके, तो देखो अब एक तरीका ये हो गया जो मैंने पहले समझाया। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका कि एक साइड में हम सिर्फ जैसे 89 डिग्री तक ही बना सकते हैं, वही जो मैंने पोल का माइनस किया ना उसी के बेसिस पे ये भी तरीका है, तो आपको याद रखना है ये। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो अर्थ क्रस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ पर पढ़ना है कि ये पूछा क्या गया है, यहाँ पर क्रस्ट का पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको ओवरऑल अर्थ का भी पूछ सकते हैं। तो ये जो कंपोनेंट्स है ना, जो एलिमेंट्स हैं, इसकी जो ऑर्डर है वो आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखो इसमें पूछे कौन से ऑर्डर में गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, असेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया आपसे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब कि भाई सबसे पहले सबसे कम मात्रा में जो है, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा रहेगा वो वाला आपको मार्क करना है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है। देख इसकी ना एक ट्रिक होती है जो मैंने बना रखी है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। तो देखो इसकी एक ट्रिक है जो कि क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ, आपको थोड़ा ईजी रहेगा याद करने में। पर आपको ये याद रखना है कि जो ट्रिक है ये सिर्फ किसकी है, अर्थ क्रस्ट का अगर पूछ लेना तो ही ये ट्रिक है। तो क्या है ट्रिक? O2 सियाल काना। अब इनकी फुल फॉर्म भी बताऊंगी आपको, ये जो ट्रिक है बार बार रिपीट करनी है अपने मन में। O2 सियाल काना, O2 सियाल काना। O2 से आप सभी को पता है ऑक्सीजन, सी से SI से सिलिकॉन बन जाएगा, Al से एल्यूमिनियम बन जाएगा, और Ca से क्या बन जाएगा? कैल्शियम। क्या इस ट्रिक से? और Na से क्या बन जाएगा? सोडियम। ओके, क्या इस ट्रिक से आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है। तो आपको अब इसका आंसर बताना है। ओके, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। ट्रिक आपके सामने है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, तरीका आपको बता दिया गया है कि कैसे आपको मार्क करना है। बाकी अब आपका काम रहेगा कि आपको इसका आंसर है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ओके,
ये देखिए इसमें आंसर भी मार्क्ड है हालांकि, बट प्लीज़ मैं रिकमेंड करूंगी कि आप बिना आंसर देखे उस ट्रिक के थ्रू इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना। ओके, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो आइलैंड नेशंस गिवन है और टेक्टोनिक प्लेट कौन सी में आता है, जैसे जो आइलैंड या नेशन गिवन है, कोमरोज है, ये कौन सी टेक्टोनिक प्लेट में आएगा, तो यही गिवन है। ठीक है, कौन सी में आ रहा है। तो देखिए अब ये क्या है कि डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। ये आपको अपने एंड से एनसीईआरटी को ओपन करना है, वहाँ सर्च करना है आपको कि जो ये आइलैंड्स हैं वो कौन सी प्लेट में आएंगे। तो ये चीज़ आपको मुझे कमेंट सेक्शन में नोट डाउन करके बतानी है फॉर श्योर। ठीक है, तो आइलैंड नेशन टेक्टोनिक प्लेट्स वाला जो हमारा है ना 11th की एनसीईआरटी में ये आपको मिल जाएगा। जो फिजिकल एजुकेशन जियोग्राफी है ना हमारी, उसमें आपको मिल जाएगा ये देखने को। तो आपको ये फॉर श्योर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, वरना हम फिर जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें इसको डिस्कस करेंगे। तो देखो ये इसका आंसर मत देखना भाई बिल्कुल भी। ठीक है, आंसर बिल्कुल भी नहीं देखना है, अपने विट सेंस से, अपने गट सेंस से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। और ये भी देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों दिया है, ये थोड़ा सा ना टफर साइड वाला हम कह सकते हैं, क्योंकि यूजुअली हम ना इस चैप्टर को इग्नोर कर देते हैं। बट जब आप अपना दिमाग लगाओगे ना, ये क्वेश्चन इतना टफ, इसको अगर हम डायरेक्टली एग्जाम में देखेंगे ना इस क्वेश्चन को, तो हमारे अंदर क्या फोबिया बनेगा, अरे यार ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा हमसे, ये तो बहुत टफ सा क्वेश्चन है, हमारा माइंड ये रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा माइंड को काम करके और फिर पढ़ के देखोगे ना, तो आप खुद आइडेंटिफाई करोगे कि ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो छोड़ के आने ही नहीं है बिल्कुल भी। आप क्वेश्चन देखते ही घबराना नहीं है, आप क्वेश्चन को पहले देखो, अगर पहली बार में नहीं आ रहा उसको दोबारा विजिट करके देखो, तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर पाओगे। देखो श्रीलंका को हम नहीं जानते क्या, बैफिन आइलैंड को क्या हम नहीं जानते, अंडमान आइलैंड्स को क्या हम नहीं जानते, चलो कोमरोज को एक दफ़ा हम नहीं भी जानते, पर बाकी को तो जानते हैं, उससे आप आंसर पे इजीली अराइव कर लोगे। इसीलिए मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। ओके, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है आप लोगों को। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ लेते हैं। रिचर स्केल के बारे में है। देखो दो टाइप की हम स्केल पढ़ते हैं, तो रिचर स्केल और एक होती है मर्काइली स्केल। ये हम अर्थक्वेक वाला, देखो जो मैंने फर्स्ट जो वीडियो हमने करी थी उसमें मैंने आपको कुछ टॉपिक्स लिखवाए थे जो भाई बार बार रिपीट हो रहे हैं हमारे एग्जाम में, थीम्स लिखवाई थी ना। तो ये अर्थक्वेक क्या रिपीट हुआ या नहीं हुआ, रिचर स्केल का पूछ लिया, 2025 के 2 में ही पूछ लिया, ज़्यादा दूर भी क्यों जाना हमें, 2025 के 2 में ही पूछ लिया। अगेन ये अर्थक्वेक वाला तो हो गई ना थीम रिपीट। तो इसलिए मैंने बोला था आप टॉपिक्स को लिख के रखना अपने पेज के ऊपर, जब वो रिपीट होंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैम ने लिखवाए हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले ये जो रिचर स्केल है वो हमारी इंटेंसिटी को नहीं करती है, ये मैग्नीट्यूड को मेज़र करती है, मैग्नीट्यूड दिखाती है। देखो इसकी एक ट्रिक हो सकती है जो मैंने इसको जैसे याद किया है। देखो मरकाइली मतलब कितने लोग मर गए, कितना डैमेज हुआ है, कितना विजिबल डैमेज हुआ है, कितने लोग मर गए। तो ये चीज़ हम क्या बोलेंगे, इसको हम इंटेंसिटी बोलेंगे। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी बोलेंगे कि कितना विजिबल डैमेज हुआ है, कितने लोग मर गए, इंटेंसिटी किस इंटेंसिटी से आया था अर्थक्वेक। ओके, तो ये जो हमारी रिचर स्केल है ये इंटेंसिटी नहीं मेजर करेगी, ये कौन सी करेगी, हमारी मर्काइली स्केल करेगी। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। नेक्स्ट देखो, रिचर इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी का मतलब है मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऐसे आपको इन दोनों कीवर्ड्स को रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ एनर्जी का मतलब है मैग्नीट्यूड, कितने मैग्नीट्यूड के साथ जो अर्थक्वेक है वो आया है। तो हमारा जो बी है, ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाता है। अगेन देखिए जो ये एनर्जी है, रिचर स्केल है एनर्जी को देगी, मर्काइली स्केल है वो इंटेंसिटी और डिस्ट्रक्शन को शो करेगी। ये हम इसकी ट्रिक डिस्कस कर चुके हैं और बाकी आप देख लेना एक्सप्लेनेशन इसमें। ठीक है, हम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं इसको ऑलरेडी। देखिए ग्लेशियल ट्रफ के बारे में क्वेश्चन है, ग्लेशियल ट्रफ कि क्या होती है ये। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखो, अल्पाइन ग्लेशियर स्ट्रिप वैलीज ऑफ देयर सोयल रेगोलिथ सेडिमेंट टू फॉर्म ग्लेशियल ट्रफ। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए ग्लेशियल ट्रफ होता क्या है। तो देखो जो गड्ढा सा बन जाता है ना ड्यू टू जो सोयल एकदम से कोई मान लो अल्पाइन ग्लेशियर्स उन्होंने एकदम से सोयल को छोड़ दिया, या फिर जो गड्ढे से बन जाते इरोजन की वजह से, जो इरोजन एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे इसमें दिया है कि भाई सोयल की वजह से, रेगोलिथ की वजह से, सेडिमेंट्स की वजह से जो ट्रफ बनते हैं, तो वो अल्पाइन ग्लेशियर्स हैं वो करते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारी क्या कहती है कि सी फ्लोर इज़ बिलो द फ्लोर ऑफ ए ग्लेशियल ट्रफ। तो इसमें एक डेफिनेशन दी गई है, किसकी डेफिनेशन है ये, जे है। ठीक है, आई नहीं है, फिजोर्ड बोल सकते हो इसको। ये तो ये क्या है, जो हाई लेवल पे जो हमारी लेक बन जाती है ना आफ्टर इरोजन, ये प्रोसेस इसके बाद का है, ये हमारी एनसीईआरटी में गिवन है।
ठीक है, ऐसे ही नहीं पूछा, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा के पूछा ये क्वेश्चन हमसे। तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो, एनसीईआरटी तो आपको करनी ही करनी है। ओके, अब देखिए इसमें क्या है कि इसी का एक्सप्लेनेशन है कि भाई ये ग्लेशियल ट्रफ बनने के बाद जब उसमें पानी आइस है वो उसमें पानी की फॉर्म में रिसीड करेगी, मतलब उसमें भर जाएगी, तो वो फिजोर्ड बना देगा। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। ओके, ये देख सकते हैं आप, ये पानी भर गया है तो ये क्या बन गया, फिजोर्ड बन गया। ठीक है, ये जे है, आई भी लिख सकते हैं, जे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि मिड लैटिट्यूड डेसिडियस फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ लार्जली ट्रीज दैट ड्रॉप देयर लीव्स ड्यूरिंग द। अब देखिए यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, ये क्या है, ये मिड लैटिट्यूड डेसिडियस फॉरेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन क्या मैंने आपको नहीं लिखवाया था, क्लाइमेट वाला इंपॉर्टेंट है, कोपन क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने आपको ये टॉपिक नहीं लिखवाया था कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। जैसे टुंड्रा जो हमारा क्लाइमेट है, स्टेपी है, सूडान है, सवाना, सूडान या सवाना एक ही बात है, तो इनका जो क्लासिफिकेशन है वो इम्पोर्टेंट है। देखिए आया या नहीं क्वेश्चन, आया ना, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारा काफ़ी। तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ तक तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो डेसिडियस फॉरेस्ट है वो अपनी लीव्स को ड्रॉप तो करते हैं, बट किस सीजन में, कितना स्मार्ट प्ले है ये एग्जामिनर का, आप देख सकते हैं। समर सीजन में नहीं करते हैं, वो कौन से सीजन में करते हैं, विंटर सीजन के टाइम पे करेंगे वो अपनी लीव्स को फोल्ड। तो देखिए पहला अगर हम एलिमिनेट कर दें तो क्या हम अपने आंसर पर अराइव नहीं कर जाएंगे, है ना। ये सिर्फ ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें एग्जामिनर आपकी बेसिक नॉलेज को चेक कर रहा था सिर्फ। बाकी स्टेटमेंट्स अगर आपको लगेगा ना टफ है तो भी हम मान लेंगे टफ है, लेकिन इस खाली एक स्टेटमेंट को अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं, इसको एलिमिनेट कर लेते तो हम अपने आंसर पर इजीली अराइव कर जाएंगे। ओके, तो देखिए इसमें अगेन वही एक्सप्लेनेशन है, ये मैंने हिंदी में इंग्लिश में लिखा है, बट ये है पैटर्न हिंदी में। मैंने और मेरी टीम ने यही किया है कि हम थोड़ा सा यूनिक चलेंगे कि प्योर इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, लिखेंगे इंग्लिश में, बट वो हिंदी में होगा ताकि हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाए, हम को रिलेट कर पाए चीज़ को। ठीक है, इसलिए ये चीज़ की गई है। चलिए देखते हैं कितना फ़ायदा होता है इस चीज़ से आप लोगों को। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है एटमॉस्फेयर। अगेन देखिए जो गैसेस का ही है, पैटर्न पूछ लिया, जैसे हमने पीछे भी किया था ना, अर्थ की क्रस्ट में कौन से एलिमेंट्स हैं, वैसा ही क्वेश्चन आ गया सेम, कि बस इसमें पूछ लिया कि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस का असेंडिंग ऑर्डर, अगेन याद रखना असेंडिंग ऑर्डर, सबसे कम फिर सबसे ज़्यादा। तो ये देखो इसमें ऑप्शन बी है वो करेक्ट रहेगा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम सबसे कम की बात करें तो सबसे कम सबसे पहले नियोन आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, हीलियम आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, जिनोन आएगा, और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या आएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इन तीनों के कंपेरेटिवली ज़्यादा है, इसीलिए ये सबसे लास्ट में आएगा। ये टेबल है एनसीईआरटी की ही टेबल है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए कह रही हूँ एनसीईआरटी तो आपको करनी ही करनी है। ये टेबल एक बार देख लेना आप लोग। ओके, तो इस टेबल से भी क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि लार्जली डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, जो पैटर्न ऑफ प्लैनेटरी विंड्स है उसका पूछा है। तो प्लैनेटरी विंड्स का पैटर्न है, ये भी अगेन एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट उठाया गया है, हमारी जो 11th की एनसीईआरटी है फिजिकल ज्योग्राफी वाली, उसी से ये क्वेश्चन डायरेक्टली उठाया गया है। तो एनसीईआरटी तो आप नहीं छोड़ सकती हैं भाई किसी भी कीमत पर। तो इसमें देखो लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमोस्फेरिक जो हीटिंग है, अगर मान लो जैसे लो प्रेशर और हाई प्रेशर बनेगा ना एटमोस्फेरिक हीटिंग की वजह से, तो वो इफेक्ट करेगा क्या प्लैनेटरी विंड्स को, जी हाँ बिल्कुल करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, जैसे कि सदर्न हेमिस्फीयर का अगर हम एग्जांपल ले लें तो जी हाँ ये फैक्टर भी इफेक्ट करता है। रोरिंग 50s ये आपने सुना होगा, ठीक है, स्क्रीमिंग 60s ये वर्ड सुने होंगे ना, तो ये फैक्टर भी हमारा डिपेंड करता है। रोटेशन ऑफ द अर्थ है वो करता है, क्योंकि ये डिफ्लेक्ट करने में हेल्प करेगा, डायरेक्शन देगा ये डिफरेंट हेमिस्फीयर्स, मतलब जो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर है उसमें जो हमारी डायरेक्शन रहेगी ना डिफ्लेक्शन की, वो राइट डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, तो ये भी फैक्टर है वो इफेक्ट करता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगेन वाटर वेपर। ये क्वेश्चन आपको अपने एंड से भी सोल्व करना है। चलो वीडियो को पॉज करो और अपने एंड से इस क्वेश्चन को देखो कौन सा सही है कौन सा गलत, फिर इसका एक्सप्लेनेशन आपको सुनना है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके अपने एंड से इसको आपको देखना है इसका क्या आंसर आएगा। चलिए अपना दिमाग लगाइए फटाफट से, ठीक है। चलो तब तक मैं बताती हूँ
वाटर वेपर के बारे में पूछा है कि वो स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी जो एयर में होती है उसको उसमें एक रोल प्ले करता है। जी हाँ, अगर आपको पता हो तो ग्रीन हाउस की इफ़ेक्ट जो है उसमें हमारा जो वाटर वेपर है वो हेल्प करता है। तो ये जो स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी होती है ना एयर में उसको इफ़ेक्ट करेगा। और ये ब्लैंकेट की तरह, देखो अगली स्टेटमेंट वही आ गई ना कि अर्थ को ना ज़्यादा गर्म होने देता है ना ज़्यादा ठंडा होने देता है। ये कौन सा इफ़ेक्ट है? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है ये। तो इसके अंदर ये जो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स है वो बिल्कुल सही हो जाती हैं। ओके, आई होप आपने भी अपना आंसर अराइव कर लिया होगा और अब आप देख रहे होंगे इसके एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अच्छे से देखना है हर चीज़ को, टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आ रही है इसमें। हालांकि पूरा का पूरा अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कौन सी सीरीज़ है? PYQ। PYQ तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, अब देखो इसमें दे रखे हैं भाई कुछ टाइप्स ऑफ क्लाइमेट दे रखे हैं और उनके करेक्टरिस्टिक दे रखे हैं और पूछ रखा कि कौन से करेक्टली मैच हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या पूछ रखा है? कौन से करेक्टली मैच हैं। तो हम देखते हैं, देखो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई दे रखा है, विंटर ड्राई होते हैं इसमें। जी हाँ, ट्रॉपिकल वेट और ड्राई का जो क्लाइमेट होता है उसमें हम विंटर ड्राई देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखो मिड लैटिट्यूड स्टेपी, मिड लैटिट्यूड सेमी एरिड और ड्राई मिलेगा। हाँ जी, ये भी बिल्कुल सही है। ह्यूमिड का जो सब ट्रॉपिकल है उसमें नो ड्राई सीजन, देखो ह्यूमिड वर्ड आ गया तो मतलब हाँ जी बिल्कुल सही है कि नो ड्राई सीजन मिलेगा। और वार्म जो समर है वो क्या मिलेगी? गर्म मिलेंगी, तो बिल्कुल सही है ये भी। मैराइन वेस्ट कोस्ट, अब देखो इसमें ना एक कन्फ्यूजन है कि इसने लिख रखा है सीवियरली कोल्ड समर, अभी तक इसकी ऑफिशियल जो आंसर की है ना वो नहीं आई है। तो हमने ये अपनी जो एनालिसिस है उसके बेसिस पे इसका आंसर मार्क किया है। तो इसमें पहली 3 स्टेटमेंट तो इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो 4th स्टेटमेंट है ना इसमें कई आंसर्स है ना वो वेरी कर रहे हैं और किसी का थोड़ा अलग सा है, किसी ने ये स्टेटमेंट सही भी ले रखी है तो किसी ने गलत भी ले रखी है। तो देखो इसमें सीवियरली जो कोल्ड समर वर्ड है ना ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है कि इसमें सीवियर कोल्ड समर तो फॉर श्योर नहीं होती है, बट जो कई आंसर कीज हैं उसमें ये सही भी है कई में गलत है, बट ऑफिशियल अभी तक आई नहीं है। तो हम इसका वेट करेंगे, तब तक के लिए आप इसको होल्ड पे रख सकते हो स्टेटमेंट को। ठीक है, जैसे आंसर की आएगी ऑफिशियल मैं अपडेट कर दूंगी अपने अपने जो टेलीग्राम पर भी और साथ में हमारा यूट्यूब चैनल की जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें भी। ओके, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखो अब अगेन क्लाइमेट टाइप पूछ लिया, देखिए कितनी बार तो आ चुका है, अब कितनी बार मैं बताऊं कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने खुद देख लिया होगा कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। एनुअल प्रेसिपिटेशन एक क्लाइमेट का बताना है कि भाई कौन सा है ये। तो देखो क्लाइमेट जो प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश है वो कम होती है, अराउंड 15 सेंटीमीटर ही होती है। ठीक है, बारिश कम होती है तो मतलब ह्यूमिड वाला तो भाई नहीं आएगा। ठीक है, सब ट्रॉपिक्स में भी बारिश थोड़ी ठीक ठाक देखने को मिलती है तो ये भी नहीं आएगा। और टुंड्रा क्लाइमेट और कोल्ड क्लाइमेट बच गया। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट कि एंटी साइक्लोन्स भी डेवलप होते हैं इसमें। जी ठीक है, और वो मॉनसून लाइक रिवर्सल विंड्स होती है। ठीक है, पोलवर्ड्स समर टेम्परेचर्स आर लो, जो समर टेम्परेचर रहेगा लो रहेगा, पोलवर्ड्स की तरफ रहेगा। तो सबसे क्लोज में कौन सा आंसर रहेगा? हमारा कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर्स के फीचर्स बता रखेंगे। ओके, देखो ये जो हमारा रीजन रहेगा ना ये वाला, इसमें इसको हम काउंट करते हैं। ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगेन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे है, तो देख लेते हैं क्या कहता है। देखो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज़ ओवर टाइम स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री बियॉन्ड गुजरात और महाराष्ट्र, की गुजरात और महाराष्ट्र से हटके भी अलग स्टेट्स जैसे तमिलनाडु है वहाँ पर भी स्प्रेड हुई है। जी हाँ, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। हमारी जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो कहता है कि रो कॉटन इज़ नॉट ए वेट लॉसिंग रो मटेरियल। वेट लॉसिंग क्या है कि भाई रखा उस जो कल्टिवेशन है या फिर जो क्रॉप है उसका जो वेट है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल शुगर केन है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है? रो कॉटन। अब इसमें भी एक कन्फ्यूजन वही है भाई, आंसर्स है वो वेरी कर रहे हैं क्योंकि क्या होता है कि रो कॉटन का वेट लूज नहीं होता, लेकिन जब उसको प्रोसेस कर लेते हैं ना एक प्रोसेसिंग के थ्रू, जब उसको पास कर देते हैं तब उसका वेट लूज है वो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, किसी ने सही भी मान रखा किसी ने गलत भी मान रखा है। अगेन हम ऑफिशियल आंसर की का ही वेट करेंगे इसमें भी। ओके, हालांकि इसका मतलब दोनों हो सकते हैं। पहले स्टेटमेंट तो फॉर श्योर सही है, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट में अभी तक भी कन्फ्यूजन कायम है। ओके, आप अपने एंड से इसको सर्च करना, मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताना, हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप मुझे। देखो अब नेक्स्ट क्या है कि इंदौर सिटी के बारे में पूछ लिया। अगेन मैपिंग से ही है ये क्वेश्चन और इंडिया की मैपिंग से है। देखो मैंने बताया था, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था ना कि जो मैपिंग का सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसमें भी देख सकते हो मैपिंग का सेक्शन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसमें पूछा इंदौर जो सिटी है वो कहाँ पर है, कौन से रीजन में लाई करती है। तो देखो जो बुंदेलखंड रीजन है वो यहाँ पर मिलता है हमें मध्य प्रदेश के इस हिस्से में, और एक होता है बाघेलखंड,
बागेलखंड रीजन हमें थोड़ा नीचे की तरफ देखने को मिलता है, और यहाँ पर जो इंदौर सिटी है ना, यहाँ पर हमें मालवा का रीजन देखने को मिलता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मालवा प्लेट्यू। ओके, नेक्स्ट देखो अब इसमें है कि जो क्लासेस ऑफ टाउन बता रखा है। अगेन देखिए भाई, जो सेंसस है ना 2011 में ही हुआ है, उसके बाद सेंसस हुआ नहीं है, तो इसका जो डेटा है ना उसको आप कंप्लीटली मगअप कर लो। यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं, ठीक है, मेजर चंक ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यहाँ पर, मतलब आते हैं क्वेश्चन सेंसस वाले एरिया से भी। तो वो तो एक लिमिटेड सा ही डेटा है हमारे पास, फिक्स है, अभी तक वो चेंज नहीं हुआ है। तो अगर वो पूछेंगे ना अगर डेटा, तो वो मेंशन करेंगे कि आपको किसके अकॉर्डिंग बताना है, कि अभी जो रिसेंट में कुछ रिपोर्ट्स आई उसके अकॉर्डिंग, या फिर जो हमारा सेंसस हुआ था 2011 में उसके अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें अभी क्लास 2 है, जिसमें हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन है वो देखने को मिल रही है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो गोल्डन जो क्वाड्रिलेटरल हाईवे है उसके बारे में है, कि कौन सी सिटी को वो पास नहीं करता है। ठीक है, तो देखो इसमें ये क्वेश्चन है, साथ में इसके ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे गिवन है। ठीक है, इसका मैं बता देती हूँ आपको। देखो भुवनेश्वर और जयपुर से पास करता है, लेकिन लखनऊ और इंदौर से पास नहीं करता है। ये चीज़ हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, जो क्वाड्रिलेटरल ये हाईवे है ये जयपुर और भुवनेश्वर को पास कर रहा है, लेकिन हमारा जो लखनऊ और इंदौर है ये इसको पास नहीं करेगा। अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन था। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हाईवे हो गया जो मेजर सिटीज़ से जो कनेक्ट करता है, ये मेजर सिटीज़ हैं हमारी, इससे कनेक्ट करेगा। बाकी ये होते हुए किस से जाएगा, जयपुर से, और जो भुवनेश्वर है उससे भी जाएगा, बट लखनऊ से नहीं जाएगा बिल्कुल भी। ठीक है, और जो इंदौर है वहाँ से भी, इंदौर यहाँ पर देखा था ना हमने लास्ट क्वेश्चन में, वहाँ से भी ये नहीं पास होगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो अगेन मेजर पोर्ट्स। देखो पोर्ट्स का भी बताया था, हमने डिस्कस किया था पोर्ट्स के बारे में भी, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो दीनदयाल पोर्ट है, चलिए पोर्ट्स का भी आप लिख लीजिए, पोर्ट्स भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में आता है। पोर्ट्स, सोयल जो हमने लिखा था, क्रॉप लिखा था, कुछ क्लाइमेट का लिखा था, अर्थक्वेक का टॉपिक लिखा था, वेदरिंग का टॉपिक लिखा था। अभी तक तो ये टॉपिक्स हमने देखे हैं जो आए हैं, ये टॉपिक्स आप लिखो और फिर आप देखना कौन से क्वेश्चन पेपर में जो हम आगे आगे सॉल्व करेंगे रिपीट हो रहे हैं, उस हिसाब से आप अपने जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसको सेट कर पाओगे। यही होता है थीम एनालिसिस, और कुछ नहीं होता। थीम एनालिसिस में हमें कोई PhD नहीं करनी है इसको करने के लिए, ऐसे ही होता है। ठीक है, देखो दीनदयाल पोर्ट है, उसके बारे में है कि वो गल्फ ऑफ खंबात में है, जी नहीं, गल्फ ऑफ कच्छ में है। देखो कितना स्मार्टली एग्जामिनर ने हमें कंफ्यूज किया है कि दीनदयाल पोर्ट हमें ये तो पता है गुजरात में है, पर कहाँ पर है, गल्फ ऑफ कच्छ में है, ना कि गल्फ ऑफ खंबात में है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सेकंड देखो कोचीन जो पोर्ट है वो वेम्बनाड कायल पर सिचुएटेड है, जी हाँ बिल्कुल सही है ये भी। मोरमुगांव है वो जुआरी इस पे है, वेट ए मिनट, हाँ ठीक है, जो मोरमुगांव पोर्ट है वो जुआरी की एस्चुरी जो बनती है उसके एंट्रेंस पॉइंट पर है, जी हाँ मोरमुगांव गोवा में है, जुआरी जो एस्चुरी बनाती है वो गोवा में है। ठीक है, तो मोरमुगांव तो एक काफ़ी फेमस पोर्ट भी है, तो ये तो आप याद रख सकते हो। कोचीन पोर्ट भी एक फेमस पोर्ट है, तो ये फेमस पोर्ट ही दे रखे, ऐसा नहीं आपको बहुत डेप्थ में पोर्ट के बारे में पढ़ना है, पोर्ट्स जो हमारे मेजर है उनके बारे में पढ़ना है। देखो नेक्स्ट क्या है, पारादीप पोर्ट है, क्या वो गोदावरी डेल्टा पर बनता है, जी नहीं। कौन सी नदी के डेल्टा पर बनेगा, ये महानदी के डेल्टा पर बनेगा, और कौन से स्टेट में रहेगा, कौन से स्टेट में लाई करेगा, उड़ीसा में करेगा। तो हमारा 4th भी गलत हो जाता है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, ये आप देख सकते हो, इसमें देखो गल्फ ऑफ कच्छ यहाँ पर है और खंबात यहाँ पर है, तो यहाँ पर नहीं है वो, दीनदयाल पोर्ट यहाँ पर है। ठीक है, और महानदी डेल्टा है उस पर कौन सा है, हमारा पारादीप है। ओके, गॉट इट। अब देखो नेक्स्ट कि नेचुरल डिजास्टर, देखो अब ये ना बहुत बेसिक सा ही क्वेश्चन है, वैसे बेसिक से ही पूछा गया है, अगेन बेसिक्स का ही क्वेश्चन है। इसमें पूछा कि एटमॉस्फेरिक नेचुरल डिजास्टर कौन सा नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा नहीं है पूछा है, तो कौन सा है, देखो ड्रोट है भाई, अगेन ये क्लाइमेटिक चेंज की वजह से ही होता है, तो ये हमारा एटमॉस्फेयर में आएगा। हेलस्टॉर्म अगेन क्लाइमेटिक चेंज की वजह से ही होगा, तो ये अगेन हमारा एटमॉस्फेयर वाले में ही आएगा। और फ्रोस्ट भी हमारा क्लाइमेटिक वाला ही होता है, तो अगेन एटमॉस्फेयर वाले में ही आएगा। ओके, बाकी जो एवेलेंची है ये हमारा एटमॉस्फेरिक नहीं होता है, ये जियो फिजिकल फिनोमिना की वजह से होता है, जैसे लैंडस्लाइड्स वगैरह जो हो जाती हैं उनकी वजह से ये होगा, तो एवेलेंची हमारा नहीं है। ठीक है, देख सकते हो जैसे ड्रोट, हेलस्टॉर्म और फ्रोस्ट है, बट एवेलेंची, अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड्स वगैरह ये हमारे कौन से हैं, जियो फिजिकल डिजास्टर्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारी जो 2025 की सीरीज़ थी ना, आज के जो क्लास थी 2025-2 वाला जो सीरीज़ था उसकी ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट 2024 को स्टार्ट करेंगे।
2024 की सीरीज स्टार्ट करेंगे। ओके, इसमें अगेन एक इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में है कि ये इट वाज इंस्टीट्यूटेड इन 2006 अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2005 है। द इंस्टीट्यूट हैज़ बीन एंट्रस्टेड टू असिस्ट इन द नेशनल लेवल पॉलिसी फॉर्मुलेशन विद रेफरेंस टू डिजास्टर मैनेजमेंट। अब इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ओनली। क्यों? देखते हैं, इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन ईयर है ना वो वाली गलत दे रखी है, 2006 नहीं है इसकी कॉन्स्टिट्यूशन ईयर, 2005 आएगी। ठीक है, तो इसके हिसाब से करेक्ट हो जाता है हमारा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर हमारी क्लास आज की क्लास है वो ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, 2024 का जो पार्ट 1 आएगा सीडीएस का वो हम डिस्कस करेंगे कल वाली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए क्या करना, आपको 3 काम करने हैं, रिवाइज एंड रिवाइज। ये 3 काम आपको अपने एंड से करने हैं। ठीक है, और जो आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन मिले हैं, एक क्वेश्चन दिया है आपको होमवर्क के लिए, वो आपको कमेंट सेक्शन में सोल्व करके पोस्ट करना है। ओके, तो चलिए धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए सेशन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।